हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो हमारा लास्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने क्या बात करी थी? वी हैव स्टडीड बेसिक्स अबाउट इलेक्ट्रिकल चार्जेस, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उन्हें भी हमने डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सीईटी के क्वेश्चंस थे उन्हें भी हमने डिस्कस किया था। आज का ये जो लेक्चर है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर बिकॉज हम कूलम्स लॉ को पढ़ने जा रहे हैं। कूलम्स लॉ को पढ़ने के बाद हम सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस भी देखेंगे। इस कूलम्स लॉ पर बेस्ड है ना पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है। और हमारे इस चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस है वो सीईटी है। तो सीईटी के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है तो कूलम्स लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उन्हें हम यहाँ पर आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब शुरुआत करते हैं कूलम्स लॉ के साथ। कूलम्स लॉ बेसिकली चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है उसके साथ डील करता है। तो अगर मान लो मेरे पास स्पेस में दो तरीके के चार्जेस है, यहाँ पर मैं एक चार्ज कंसिडर कर रहा हूँ से चार्ज Q1 और दूसरा एक चार्ज कंसिडर कर रहा हूँ से चार्ज Q2। अब आपको एक बात याद रखनी है, चार्जेस कोई ऐसे इंडिपेंडेंट पार्टिकल नहीं होते हैं नेचर में, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी हो सकती है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्पेस में अगर ये स्पेस एक वैक्यूम है या एयर जैसा कोई एक मीडियम है, यहाँ पर फिलहाल मैं वैक्यूम कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये वैक्यूम में अगर मैं ये दो चार्जेस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है देयर मस्ट हैव बीन सम पार्टिकल और अ मटेरियल जिसके ऊपर ये Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड वाले दो चार्जेस है। नाउ Q1 कैन बी 1 कूलम, 2 कूलम और माइक्रो कूलम, वट एवर। एनीवे, दो इस तरीके से हमने चार्जेस इमेजिन कर लिए हैं एंड लेट से दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एंड लेट देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बी स्मॉल आर। इस तरीके से स्मॉल आर इज द वैल्यू ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। अब थोड़ी देर के लिए मान लो इफ बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव, व्हाट विल हैपन? दे विल एक्सर्ट रिपल्सिव फोर्स ऑन ईच अदर। तो यहाँ पर जो पहला चार्ज है वो दूसरे को रिपेल करेगा, दूसरा चार्ज पहले को रिपेल करेगा। दोनों ही केस में आप देखोगे कि जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इवन सपोज बोथ द चार्जेस आर निगेटिव, स्टिल रिपल्सिव फोर्स आएगा और रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ही मिलेगी। फिर अगर मान लीजिए दिस Q1 इज पॉजिटिव, Q2 इज निगेटिव, तो हम जानते हैं अगर अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन कैसी मिलेगी? Q2 जो है वो Q1 चार्ज को अपनी ओर खींचेगा और Q2 चार्ज को Q1 अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर दोनों जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो एक दूसरे की तरफ होंगे एंड हियर ऑल्सो द डायरेक्शन विल बी अपोजिट। तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्जेस के बीच जो फोर्स होता है उनकी डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगी। इस तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि वो एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह काम करते हैं। अब एक्शन रिएक्शन पेयर में क्या होता है? फोर्सेस इक्वल होते हैं बट उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। ठीक है, तो बाद में जैसे आगे बढ़ेंगे तो और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएगी। फिलहाल ये जो हमारा सेटअप है इसकी तरफ ध्यान देते हैं। नाउ Coulomb says कि the forces or electrostatic force acting in between the two charges at rest will be directly proportional to the product of magnitude of two charges and it will be inversely proportional to square of distance between them। तो जो electrostatic force होगा वो directly proportional होगा product of charges और product of magnitude of charges and it will be inversely proportional to square of distance between them। now अगर ये फोर्स निगेटिव आ गया तो जान लेना द फोर्सेस बिटवीन दिस टू चार्जेस इज अट्रैक्टिव फोर्स, और अगर ये फोर्स पॉजिटिव आता है, वैल्यू अगर इसकी पॉजिटिव आती है तो इट मस्ट बी अ रिपल्सिव फोर्स। ठीक, अब एक बात और आपको याद रखनी है, जितना फोर्स Q1 पर लगेगा बिकॉज ऑफ Q2 उतना ही फोर्स Q2 पर भी लगता है बिकॉज ऑफ Q1। तो जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का इन बिटवीन दिस टू चार्जेस दैट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर बोथ द चार्ज। तो चलो स्टेटमेंट लिख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एज पर कूलम्स लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग between two charges is directly proportional to the magnitude or to the product of, directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them।
ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना है तो क्या हो जाएगा, इफ सपोज F is the electrostatic force between the two charges, it can be repulsive, it can be attractive, डिपेंड करेगा चार्ज का नेचर कैसा है. नाउ इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, दैट इज Q1 into Q2, एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस. तो R का स्क्वायर मैंने लिखा है. यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है, जो फोर्स है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो इनवर्स स्क्वायर लॉ किसके लिए होता है, डिस्टेंसेस इन बिटवीन टू बॉडीज, उनके लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ यहाँ पर फोर्स के रिगार्डिंग हम अप्लाई कर सकते हैं. अब देखो इस फॉर्मूले को यहाँ पर अगर मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाना चाहूँ तो हमें कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा. यहाँ उस कांस्टेंट को हम लिखते हैं k. सो F इज एग्जैक्टली इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर. अब ध्यान से समझो, ये जो k है ना, k इज कॉल्ड एज कूलम्स कांस्टेंट. k इज नोन एज कूलम्स कांस्टेंट. ठीक है, जैसे आपको याद होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला था F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, याद है. तो उसमें g क्या होता था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. बिल्कुल उसी तर्ज पर देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट इज k टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2. तो मास की जगह चार्जेस आ गए हैं और डिस्टेंस का स्क्वायर तो यहाँ पर भी है. बस बचता क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, यहाँ पर हमने क्या लिया है, कूलम्स कांस्टेंट लिया है. अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी. ये जो कूलम्स कांस्टेंट है, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. सबसे पहली बात. दूसरी चीज, इसको k को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, k की वैल्यू को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं. अगर मैं इसे इस फॉर्मूले में इनकॉर्पोरेट करूं तो क्या हो जाएगा फिर, देन आई कैन राइट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज अवर बेस फॉर्मूला फॉर कूलम फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन टू चार्जेस. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट. देखो, एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, क्योंकि ये जो चार्ज का सेटअप है, यहाँ पर हमने ये जो चार्ज का सेटअप है उसे वैक्यूम में इमेजिन किया था. वैक्यूम को ही फ्री स्पेस कहते हैं, और उसके इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को, द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो इट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, इसकी अगर आप वैल्यू देखो वैक्यूम में तो ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12. इसे आप लिख सकते हो फैराड पर मीटर. ठीक है, फैराड पर मीटर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरा यूनिट कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. तो आपको याद है के का जो यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, इसी का इनवर्स है ये, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है, इतना याद रखना. सेकंडली, जैसे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, वैसे ही हर अपने एक मीडियम के लिए उनकी अपनी अपनी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हो सकती है. तो किसी पर्टिकुलर मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अगर मुझे बताना है तो मैं उसे एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर दैट मीडियम. ठीक है, अच्छा, आपको एक और चीज बहुत ध्यान से याद रखनी है, जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस के लिए, इट हैज गॉट द लोवेस्ट वैल्यू अमंग ऑल इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. मतलब जितने भी मीडियम होंगे सबकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एप्सिलॉन नॉट. ठीक, अब सवाल ये भी मन में आता है कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मीनिंग क्या होगा. तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट आपको है ना नटशेल समझाने की कोशिश करता हूँ. देखो, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किसी ना किसी स्पेस से पास होगी. तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं. मान लो मेरे पास ना ऐसे दो प्लेट्स है, मेटल के प्लेट्स है. दिस इज से वन प्लेट, दिस इज वन प्लेट, एंड लेट्स से दिस इज अनदर प्लेट. ठीक है, ऐसी दो मेटल की हमने प्लेट्स ली है. इन्हें हम क्या करेंगे, बैटरी से अटैच कर लेते हैं. यहाँ पर इन प्लेट को हम बैटरी से अटैच करेंगे. अगर आप देख पा रहे होंगे, सो दिस पर्टिकुलर प्लेट
इज अटैच विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जिसके कारण इस प्लेट पर कौन से चार्जेस डेवलप होंगे, पॉजिटिव चार्जेस, ऐसे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होंगे। और ये जो दूसरी प्लेट है इस पर निगेटिव चार्जेस डेवलप होंगे क्योंकि वो निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच है। तो यहां मैं ऐसे निगेटिव चार्जेस ड्रॉ करता हूं। ठीक ठीक, देखो अब क्या होता है, हमें पता है जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है उनके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो पॉजिटिव अगर चार्ज है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव चार्ज हुआ तो निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट्स ड्रॉ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। तो यहां पर मैं कुछ लाइंस से इस फ्लो को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ अब व्हेन आई से इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसका मतलब है यहां इन दो प्लेट के बीच में अगर फ्री स्पेस अवेलेबल है, मतलब वैक्यूम अवेलेबल है, तो ये पर्टिकुलर स्पेस कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी टू द फ्लो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज योर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अगर किसी मटेरियल की या मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा रेजिस्टेंस देगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, और वो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने थ्रू ज्यादा पास होने नहीं देगा। अगर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी लो है तो इजीली पास हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस इज द लोवेस्ट अमॉन्ग ऑल द मीडियम, इसलिए वैक्यूम से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली पास होती है कंपेयर टू एनी अदर मीडियम। अब सवाल ये बनता है कि कोई दूसरे मीडियम अगर मैं इन दो प्लेट्स के बीच में ला दूं तो ऐसा क्या होता है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली पास नहीं होती। इसका जो रीजन है वो रीजन कुछ ऐसा है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये हमारी एयर है, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, दिस इज अवर एयर। तो एयर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उन एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स को मैं ऐसे ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, चलो अब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जब वो पास हो रही थी तो वो कुछ ऐसे पास हो रही थी। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसका फ्लो या फिर डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज है। नाउ लिसन केयरफुली, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कहीं पॉजिटिव चार्ज से निकली है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये क्या करते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस होंगे उनमें से निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण अगर आप क्यूमुलेटिवली देखो तो यहाँ इस पर्टिकुलर मीडियम के इस एंड पर निगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए, जबकि जो हमारी प्लेट थी ये प्लेट, इस पर कौन से चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस। वैसे ही जो दूसरी प्लेट है यहाँ पे कौन से चार्जेस थे भैया, इस प्लेट पर निगेटिव चार्जेस। अब निगेटिव चार्जेस के कारण जो मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव चार्जेस हैं दे विल बी गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस निगेटिव प्लेट, बिकॉज ऑफ विच व्हाट विल हैपन, इस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर एक एंड पे हम मान सकते हैं कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस और दूसरे एंड पर सारे के सारे निगेटिव चार्जेस अपने खुद के मीडियम के। इस कारण इस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होने लगती है। अगर मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लीजिए ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं ऐसे, ठीक है, और इसको मैं लिख लेता हूं EP। अब EP क्यों, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। इस कॉन्सेप्ट को भी हम आगे समझने वाले हैं। अब देखो एक्सटर्नल जाने वाली जो फील्ड है वो है E नॉट, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है EP। अब इसके कारण क्या होगा, जैसे मैंने बोला है दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है तो वी हैव टू ऐड और सब्सट्रैक्ट देम। आप देखोगे कि बिकॉज देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट तो एक फील्ड से दूसरी फील्ड सब्सट्रैक्ट होगी। अगर मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 5 यूनिट है, और जो पोलराइजेशन के बाद मतलब मटेरियल के कारण फॉर्म होने वाली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 3 यूनिट, तो नेट कितना यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर मटेरियल से पास होगी, ऑब्वियसली 5 - 3 दैट इज 2 यूनिट। तो क्या हो गया, जैसे ही हमने कोई मीडियम ऐड किया है जिसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली मटेरियल ने अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की विच इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट्स वाई less amount of electric field is flowing through that
मीडियम, और इसीलिए मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी space or any medium is actually the resistance to the flow of external electric field through it. और आप इसको अलग तरीके से अगर कहना चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम shows its actual ability to produce own electric field. तो जितना मटेरियल की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी खुद की ज़्यादा होगी, इसका मतलब वो खुद से अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पोलराइजेशन वो ज़्यादा फॉर्म करेगी, जिसके कारण एक्सटर्नल फील्ड को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, या आप कह सकते हो लेस अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वुड पास। तो सबसे अच्छा लॉजिक यही रखना कि जो वैक्यूम है, चूंकि उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी लो है, इसलिए वैक्यूम से इलेक्ट्रिक फील्ड कैन इजीली पास थ्रू। ठीक, चलो अब लौट कर आते हैं इस फॉर्मूले पर। नाउ हमने क्या किया था, इनिशियली जब इन दो चार्जेस को रखा तो फ्री स्पेस में रखा था, वैक्यूम में रखा था, इसलिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, उसके फॉर्मूले में क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच वाज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर मैं चार्जेस के इन दो चार्जेस के इन सिस्टम को किसी मीडियम में रख दूं, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास भैया ये ऐसा वाटर है, ठीक है, वाटर भी एक मीडियम होता है, ठीक, इस मीडियम के अंदर मैं उन दो चार्जेस को रख रहा हूं, चार्जेस सेम ही है, मान लो Q1 एंड दिस इज Q1, दिस इज Q2, और उनके बीच जो हमने पहले डिस्टेंस रखा था ना, उतना ही डिस्टेंस अभी भी है। तो पहले भी डिस्टेंस R था, अभी भी R डिस्टेंस है, बिल्कुल आइडियल सेटअप है, मतलब आइडेंटिकल सेटअप है, लेकिन यहाँ पर मीडियम चेंज हुआ है, वहां पर फ्री स्पेस था, यहाँ पर वाटर है। अब क्या होगा, इफ आई कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स, सो F वुड बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, बट यहाँ पर जो K की वैल्यू है वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन, बिकॉज एप्सिलॉन इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दिस वाटर और एनी स्पेस फॉर दैट मैटर। यहाँ पर बचता क्या है हमारे पास, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। सो इस F को मैं लिख लेता हूँ FM, दैट इज कूलम्स फोर्स व्हेन दीज टू चार्जेस आर इन अ वन पर्टिकुलर मीडियम। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, जब हमने वैक्यूम के थ्रू फोर्स को मतलब वैक्यूम के थ्रू फोर्स को मेजर किया था इन बिटवीन टू चार्जेस, तो ये फॉर्मूला निकल कर आया था। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में F जो है इट इज फोर्स इन बिटवीन द चार्ज व्हेन देयर वाज वैक्यूम, तो इसे मैं लिख लेता हूं FV। ध्यान से समझो, हाँ, तो ये था मेरा FV, फोर्स इन वैक्यूम, विच वॉज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square. If I divide this FV by this FM, that is forces between the charges when charges are in a medium, so ये हो जाएगा FM again 1/4 pi only epsilon Q1 Q2 upon R square। तो भैया सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो Q1 Q2 upon R square ये तो सारा कैंसिल हो गया, इवन 1/4 पाई भी कैंसिल हो गया, तो बचता क्या है हमारे पास, वी गेट FV अपॉन FM, कूलम्ब फोर्स इन वैक्यूम टू द कूलम्ब फोर्स इन मीडियम का रेशो वुड बी इक्वल टू, अब ये जो है 1/एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ऊपर चले जाएगा, और यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, सो दिस वुड बिकम एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहाँ पे देखो, दिस एप्सिलॉन वाज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम and this epsilon naught was electrical permittivity of vacuum. The ratio of epsilon to the epsilon naught is called as relative electric permittivity. तो ध्यान में रखिए इस बात को, epsilon upon epsilon naught is called as epsilon r, जो होती है relative electric permittivity। ठीक है, हमेशा याद रखना, चूंकि एप्सिलॉन नॉट ही सबसे लोवेस्ट वैल्यू वाली होती है, इसलिए एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, और इनका अगर मैं रेशियो लेता हूं तो यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व फॉर एनी मीडियम एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1। सो अगर दूसरा मीडियम है कोई तो एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, और अगर मैं सिर्फ वैक्यूम की ही बात करूं तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रेशियो हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। सो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 किसके केस में, फ्री स्पेस के केस में। ठीक है,
and epsilon r will be greater than 1 for any medium which would be other than फ्री स्पेस। एक और चीज, अगर आप एयर लेते हो एज ए मीडियम तो जनरली एयर के लिए भी रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है ना एप्सिलॉन आर की वैल्यू, वो भी 1 ही होती है। ऐसे क्यों? क्योंकि जो एयर के लिए आप इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कैलकुलेट करोगे, या फिर इसको ही बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर दैट मीडियम, दिस विल बी हैविंग वैल्यू क्लोजली इक्वल टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर वैक्यूम। सो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन फॉर एयर जो है वो नियरली सेम होने के कारण हम एप्सिलॉन आर को 1 लिखते हैं। कब? अगर एयर आपका मीडियम है तो। चलो लौट कर आते हैं इस फॉर्मूले पर। तो हमारे पास जो आया है वो क्या है भैया, एफ वी अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ठीक, अब दूसरी और एक चीज याद रखो, ये जो एप्सिलॉन आर है इसके और दो नाम है। एक होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय डाई इलेक्ट्रिक एक मटेरियल होता है। जैसे मैं कह दूं कि मेरा एक मटेरियल डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है। ठीक, आगे आएगा ये और तो हम और इसको डिटेल में समझेंगे। फिलहाल डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसे के से रिप्रेजेंट किया जाता है कई जगह पे। अब आपको याद रखना है दिस के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज ऑल्सो रिटन एज एप्सिलॉन आर। और एक कूलम कांस्टेंट हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तो दिस के इज अदर थिंग। तो दो के अलग है, दैट वाज कूलम्स कांस्टेंट एंड दिस इज माय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। सेकेंडली इसे और एक नाम भी है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, तो ये भी नाम कभी कभी एग्जाम में यूज हो सकता है, हमें पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ चीजें और पता चलेगी। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कि फ्री स्पेस में, इन फ्री स्पेस लेट्स से वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 और इनके बीच का जो फोर्स है लेट्स से दैट फोर्स इज 100 न्यूटन। अब हम क्या कर रहे हैं, वाटर एज ए मीडियम कंसिडर करेंगे। इस वाटर में इन्हीं दो चार्जेस को हम रखने वाले हैं एट द सेम डिस्टेंस भी सेम है, चार्जेस भी सेम है, बस मीडियम बदल चुका है। और वाटर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर, इसकी वैल्यू है मान लीजिए 80। एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितना है 80। कोई यूनिट रहेगा क्या एप्सिलॉन आर को? नहीं, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर 80 है और आपसे पूछा जाएगा बताइए फोर्सेस इन बिटवीन दिस टू चार्जेस इन वाटर कितना होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन द गिवन मीडियम, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से मुझे पता चला कि फोर्स इन वाटर इज एक्चुअली इक्वल टू फोर्सेस इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। तो ये आंसर आ गया आपका 100/80। यहाँ पर हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वैक्यूम में जो फोर्सेस होते हैं इन बिटवीन द टू चार्जेस दोज विल ऑलवेज बी ग्रेटर, और किसी भी मीडियम में उन चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा और वैक्यूम के कंपैरिजन में वो कम होगा। और कितना कम होगा? तो गिवन फोर्स डिवाइडेड बाय रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा है यूनिट चार्ज का। यूनिट चार्ज क्या होता है, इसको थोड़ा सा क्विकली समझ लेते हैं। देखो, अगर मान लो मेरे पास ना ऐसे दो चार्ज है स्पेस में, इन चार्जेस को मैं नाम दे देता हूँ Q1 एंड Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चलेगा। अब यूनिट चार्ज का एक्चुअल मतलब होता है 1 कूलम चार्ज। यूनिट चार्ज इज नथिंग बट 1 कूलम चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस यूनिट चार्ज को हम कैसे बताते हैं या कैसे उसकी डेफिनेशन बनेगी उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो let's imagine Q1 and Q2, these are two charges in the space, and as per Coulomb's law I can simply write force between these two charges F is equal to K times of Q1 Q2 upon R का स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं K जो होता है वो आपका कूलम कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये जो हमारा पर्टिकुलर सेटअप है कहाँ पर है, फ्री स्पेस में है या वैक्यूम में है, तो देन अगेन दिस वुड बी Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर एंड दिस इज F। नाउ इफ आई राइट
Q1 is exactly equal to Q2, if Q1 is exactly equal to Q2 और इनके वैल्यू को मैं अगर 1 कूलम ले लेता हूं, ऑल्सो ये जो R है विच इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, अगर मैं इसको 1 मीटर लेता हूं तो अबव फॉर्मूला क्या मिलेगा मुझे, दैट F वुड बी इक्वल टू K 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर इज अगेन 1, तो कुछ बचा ही नहीं, क्या बचता है हमारे पास, F इज एग्जैक्टली इक्वल टू K। बट हम लोग जानते हैं K इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन अ फ्री स्पेस, सो आई कैन से F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, सो आई कैन सी F is equal to 1/4 times of pi multiplied by 8.85 into 10 to the power -12, and if you solve this you get F is equal to 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। भैया फोर्स है तो उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा, बराबर है ना। अब देखो F की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 कब आई, जब हमने Q1 और Q2 को कितना इमेजिन किया था, 1 कूलम, और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 1 कूलम ही होता है हमारा यूनिट चार्ज। लेकिन डेफिनेशन कैसे बने, तो हम कह सकते हैं यूनिट चार्ज इज that amount of charge which when placed with the same magnitude of charge at the distance of 1 meter, then this charge will experience the force of 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। ठीक है, इतनी चीज हमें पता होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, वो ये है कि हमने थोड़ी देर पहले F इज इक्वल टू K लिखा था कि नहीं, तो इसका मतलब है K की जो वैल्यू है वो भी कितनी होगी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होगी, लेकिन कहां पर, वैक्यूम या फ्री स्पेस में। इतना आपको याद रखना है। कोई और दूसरा मीडियम होगा तो क्या इतनी वैल्यू रहेगी, नहीं रहेगी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट थोड़ी रहेगा वहां पे तो एप्सिलॉन रहेगा, है ना। दूसरी और एक चीज मुझे आपको बतानी है, और वो ये है कि जैसे हमने देखा थोड़ी देर पहले लिखा था दैट F इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बराबर है मल्टीप्लाइड बाय Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये तो है जैसे का वैसा। अब देखो हम ये जानते हैं कि कोई अगर दूसरा मीडियम है तो मीडियम में जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको हम लिखते हैं 1/4 पाई ओनली एप्सिलॉन, ठीक है, एंड इट इज गिवन बाय अगेन Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यहाँ पर हमें एक चीज समझनी है, वी नो भैया द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, relative electric permittivity. Can I say epsilon is nothing but epsilon naught multiplied by epsilon r, बराबर है। तो इसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूले में। सो द फोर्स exerted in between the two charges can be equal to 1/4 pi epsilon naught into एप्सिलॉन आर, बचता है हमारे पास ऊपर Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर वैक्यूम में फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्स इन वैक्यूम बिटवीन द चार्जेस, देन एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1 और ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिर्फ बचेगा एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई मीडियम में हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन आर की जो भी वैल्यू होगी विच वुड बी ग्रेटर देन 1, उसको यहाँ पर आपको पुट कर देना है। से आई एम राइटिंग दिस एज 1.5. So epsilon naught multiplied by 1.5 will be the value of epsilon for that medium, that is electrical permittivity for that medium. तो जनरल जो अगर फॉर्मूला है कूलम्स फोर्स के लिए, आप इसको भी कई टेक्स्ट बुक में देखोगे। इवन वी कैन ऑल्सो बी यूजिंग इट इन वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स एज वेल, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का क्या मतलब है, तो जैसे थोड़ी देर के लिए लेट्स से दिस इज अ चार्ज, इसको मैं Q1 लिख रहा हूँ, एंड लेट देयर बी अनदर चार्ज, दिस इज Q2, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस विच इज गिवन एज R। तो स्टैंडर्ड नोटेशन से ये दिस स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। नाउ चार्ज अगर विसिनिटी में है दूसरे चार्ज के तो इनके ऊपर फोर्स लगेगा, बराबर है। अब देखो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करना है आपको कि बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव इन नेचर, तो इनके कारण इन पर आएंगे फोर्सेस, और फोर्सेस कैसे आएंगे, तो Q1 चार्ज को Q2 वाला जो चार्ज है वो ऐसा दूर रिपेल करेगा। तो रिपल्शन के कारण, ध्यान से देखो मैं दो फोर्सेस आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज, नोटेशंस याद रखो, हम ऐसा यूज करेंगे, force acting on first charge because of
सेकंड चार्ज, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो F12 है। उसी तरीके से ये जो सेकंड चार्ज है इस पर भी 1 के कारण फोर्स लगेगा, तो उसे हम इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। तो लेट्स से दिस इज F21 फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड चार्ज बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज। अब फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो भैया वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड हमने दिखा दिया। अब इसके डायरेक्शन को भी बताना है तो आपको डायरेक्शन भी बता सकते हैं। अब डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर्स का यूज करेंगे ताकि इस वेक्टर फॉर्म को अच्छे से समझ में आप ले सकते हो। और एक चीज, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा वो हमेशा सिंगल लाइन पर ही होगा, तो ऐसे नहीं कि एक की लाइन ऑफ एक्शन दूसरी और दूसरे की लाइन ऑफ एक्शन अलग है, ऐसा नहीं होगा। लाइन ऑफ एक्शन विल सी में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पोजीशन वेक्टर। व्हेन आई से पोजीशन वेक्टर, वी हैव टू फाइंड पोजीशन ऑफ फर्स्ट चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। सो मैं यहाँ पर ना वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे पोजीशन वेक्टर। सो इफ आई से दिस इज R12, दैट मीन्स R12 is the position vector of charge 1 with respect to 2, ठीक है। और अगर मुझे पोजीशन ऑफ सेकंड चार्ज दिखानी है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो यहाँ पर भले ही मैंने एरो जो है वो ऐसे अलग अलग निकाल कर दिखाए हैं, बट एक्चुअली जो एरो है वो यहीं पे है। R12 ऐसे जा रहा होगा और R21 जो है वो इस तरीके से जा रहा है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने थोड़ा अलग अलग इनको ड्रॉ करके बताए हैं। सो दिस इज R21, ठीक, इतना समझ में आ गया। नाउ चूंकि पोजीशन वेक्टर भी एक वेक्टर होता है, तो इसके इसके जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है उसे भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान से समझना, आई कैन राइट R12 एज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ R12। और अब रही बात डायरेक्शन की, तो R12 की जो डायरेक्शन है वो हम उसके यूनिट वेक्टर से दिखा सकते हैं। सो आई एम राइटिंग दिस वेक्टर R12 एज यूनिट वेक्टर R12, ठीक है। वैसे ही अगर मैं R21 पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज R21 इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, और उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट कैन बी गिवन बाय यूनिट वेक्टर R21, ठीक। अब देखो ध्यान से, नाउ यूनिट वेक्टर R12 कैन ऑल्सो बी रिटन एज सिंपली R, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा R12 या R21 का इक्वल टू R, एंड हियर आई एम राइटिंग R12 एज ए यूनिट वेक्टर। वैसे ही R21 को मैं लिख सकता हूं ओनली R, एंड हियर आई कैन राइट R21 इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। अब इसका यूज करेंगे और फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। देखो मैंने यहाँ पर इसको अलग से लिख लिया है। चलो लौट कर आते हैं हमारे फोर्सेस पर। व्हेन आई से फोर्स एक्टिंग ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, ये फोर्स, तो यहाँ पर आप देखोगे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो F12 है, और उसकी जो डायरेक्शन है इस फोर्स की, कैन आई से द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर R12, बिल्कुल। सो आई कैन राइट दिस एज वेक्टर F12 वुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड F12 मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पोजीशन वेक्टर R12, ठीक है। अब देखो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट F12 इज इक्वल टू F12, और यहां पर मैं लिख रहा हूं माइनस ऑफ R21। तो ये भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि R12 की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है R21 के, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग R12 आई हैव रिटन माइनस ऑफ R21, और बराबर है R21 के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा F12 भी जा रहा है। यहाँ ये हो गया भैया फोर्स 12 के लिए। अगर मैं फोर्स 21 की बात करता तो इसे आप लिख सकते हो F21 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर R21, क्योंकि R21 की डायरेक्शन और F21 की डायरेक्शन यहाँ फिलहाल कैसी दिख रही है, सेम दिख रही है। अगर फोर्सेस उल्टे हो जाते, मान लीजिए F21 इधर जा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है टुवर्ड्स और 1, और ये जो F12 है इसकी भी डायरेक्शन ऐसी चेंज हो गई, तो आप देखोगे कि नाउ द डायरेक्शन ऑफ F12 इज द डायरेक्शन ऑफ R21 एंड डायरेक्शन ऑफ F21 इज नाउ द डायरेक्शन ऑफ R12। तो उसके तरीके से हम रिस्पेक्टिवली यहाँ पर भी चेंजेस करके लिख सकते थे। तो फिलहाल जैसे मैं उन्हें वैसे लिख रहा हूँ, एंड आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज F21 इज इक्वल टू F21 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ R12, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर इन इक्वेशंस को आप देखो F12
F12 ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन। तो यहाँ दोनों ही केस में जो फोर्सेस होते हैं ना, फोर्सेस भैया उनके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में सेम होते हैं, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला तो वही होगा K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। लेकिन जो चेंज हो रहा है वो क्या है, उनकी डायरेक्शन। तो यू कैन सिंपली राइट दिस हियर, अगर आप इन चारों इक्वेशन को अच्छे से स्टडी करोगे तो आई कैन डायरेक्टली राइट हियर, क्या लिख सकता हूं मैं कि वेक्टर फॉर्म में F12 विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारा वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम आगे पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो या फिर सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। अब इस प्रिंसिपल का यूज कैसे होगा, तो जैसे कूलम्स ने कहा था कि दो दो अगर मेरे पास चार्जेस है तो उनके बीच के फोर्सेस को हम प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर लिखते थे। यहाँ पर क्या हो, अगर मल्टीपल चार्जेस है स्पेस में, तो मान लो ये फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस में मैं एक चार्ज ले रहा हूँ ऐसे, लेट्स से दिस इज माय चार्ज, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्यू नॉट से। जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्यू नॉट है ना, टेस्ट चार्ज के लिए हम यूज करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो +1 कूलम का जो चार्ज है उसके लिए क्यू नॉट हम यूज करेंगे आगे, जिसे हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे। फिलहाल यहाँ पे मान लो कि ये क्यू नॉट एक चार्ज है स्पेस में कहीं, तो इस तरीके से। अब इसकी विसिनिटी में हम एक दूसरे भी चार्जेस को इमेजिन कर रहे हैं, से Q1 चार्ज। सो दिस इज चार्ज Q1, और इन दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम मार्क कर रहे हैं एज R01, और इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन Q नॉट वाले चार्ज की फ्रॉम Q1 रिप्रेजेंट्स बाय यूनिट वेक्टर R01। ठीक, और जो मैग्नीट्यूड है वो तो सिर्फ R01 है ही। अब दूसरा और एक चार्ज ले लेते हैं, सपोज वी हैव अनदर चार्ज से Q2। तो लेट्स से Q2 इज अनदर चार्ज which is situated at some distance from Q naught, और उसका Q naught का जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू Q2, आई कैन रिप्रेजेंटेड इट बाय R02। और अगर मैं सिर्फ डायरेक्शन के फॉर्म में बात करूंगा तो कैप लगा लूंगा। ठीक, चलो फिर ऐसे तो n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे विसिनिटी में, तो कुछ नंबर ऑफ चार्जेस और ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज Q3 चार्ज एंड इट हैज गॉट अ डिस्टेंस लाइक दिस, और यहाँ पर फिर से इसके पोजीशन वेक्टर को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो डिस्टेंस इज R03 एंड एज देयर आर n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस, तो मैं ऐसे nth नंबर ऑफ चार्जेस तक इसे लेकर जा रहा हूँ। तो लेट्स से वी हैव वन मोर चार्ज हियर, दैट इज nth नंबर का चार्ज, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम Q नॉट विल बी गिवन बाय RON। तो RON, और ये हुई उसकी भैया डायरेक्शन ऑफ Q नॉट चार्ज फ्रॉम Qn। ठीक है, अब नाउ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस में हमें पढ़ना है अप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ। मतलब अगर कोई चार्ज इस तरीके से मल्टीपल चार्ज के कारण घिरा हुआ है तो इस एक चार्ज पर कितना फोर्स आएगा और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर दो चार्ज होते तो भैया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते, लेकिन यहाँ पर इस Q नॉट चार्ज पर तो Q1 के कारण, Q2 के कारण Q3 और Qn यहाँ तक कि जितने भी यहाँ पर चार्जेस है सब अपना अपना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो नेट जो फोर्स होगा किसी पर्टिकुलर चार्ज पे वो कितना लगेगा, इसके लिए हम सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस में कूलम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। तो कूलम्स लॉ विल बी अप्लाइड इन सच केस, और यहां पर आप देखोगे द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज due to system of charges equals to vector sum of forces exerted by individual charges
ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज, ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज। अब ध्यान से समझो, ये जो Q1 और Q0 चार्ज है, अगर मान लो Q0 पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, तो थोड़ी देर के लिए हम एक काम कर लेते हैं, सभी चार्जेस को थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मान ही लेते हैं। ठीक है, तो सपोज सारे चार्जेस पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या होगा, Q1 Q0 पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, देन Q2 Q0 पर इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, Q3 ऐसे लगाएगा, Q4 ऐसे लगाएगा, तो इस कारण एक नेट फोर्स जनरेट होगा और उस नेट फोर्स की कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी जिसे हम रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हैं। सो आई कैन राइट हियर एज पर द गिवन स्टेटमेंट, एफ नेट एक्टिंग ऑन 0 नंबर वाला जो चार्ज है, दिस वुड बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। तो पहले चार्ज ने कितना फोर्स लगाया होगा, इसे मैं नाम दे रहा हूं F01, फोर्स एक्टिंग ऑन 0 नंबर का चार्ज बिकॉज ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा F01 प्लस फिर सेकंड चार्ज ने जो लगाया होगा फोर्स F02 प्लस F03 अप टू F0 nth नंबर का चार्ज। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको आगे और सॉल्व करते हैं। So now what I can write is F net equal to, now F01 क्या होगा, that would be K times of Q0 Q1 upon R नॉट 1 का स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड F01 का, और उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी R01। ठीक है, क्योंकि हमने देखिए स्टार्टिंग में ही R01 जो है वो ऐसे ही ड्रॉ किया था और इसी डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा Q0 पर। ठीक है, अब हो गया F01, वैसे ही F02 क्या आ जाएगा फिर K टाइम्स ऑफ Q0 Q2 डिवाइडेड बाय R02 का स्क्वायर, और जो डायरेक्शन होगी दैट वुड बी R02 का यूनिट वेक्टर, है ना। सो R02 जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, वैसे ही R03 के लिए भी और R0n के लिए भी यही सिस्टम आएगा। सो आई एम राइटिंग दिस हियर प्लस, ऐसे ही चलते रहेगा, एंड आई कैन फाइनली राइट दिस एज K टाइम्स ऑफ Q0 Qn अपॉन RON का स्क्वायर, एंड इन ब्रैकेट आई कैन राइट RON इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक, तो यहां पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, K को कॉमन ले लेंगे, सो आई गेट F नेट इज इक्वल टू, K कॉमन आ जाएगा, इन ब्रैकेट आई एम राइटिंग Q0 Q1 अपॉन RO1 का स्क्वायर, RO1 एज ए यूनिट वेक्टर, प्लस Q0 Q2 RO2 का स्क्वायर, अगेन यूनिट वेक्टर RO2, प्लस ऐसे चलते रहेगा, लास्ट में मैं लिख रहा हूँ Q0 Qn RON का स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर RON। ना अब इसे हम एक सिंपल से फॉर्मूले में लिख सकते हैं, दैट F नेट एक्टिंग ऑन 0th नंबर का चार्ज इज K टाइम्स summation of I is equal to 1 to n, the formula would be Q0 into Qi divided by R0 into I इसका होल स्क्वायर, एंड ब्रैकेट में बचेगा R0 I एज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है इट गिव्स अस अ क्लियर पिक्चर ऑफ इफेक्ट ऑफ, और वी कैन से द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग अपॉन वन पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत काम का है, आगे इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस है हम सॉल्व करेंगे। ठीक, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वन पर्टिकुलर थिंग, ताकि हमारे जो क्वेश्चंस है वो इजीली सॉल्व हो जाए। सपोज ये दो चार्जेस हैं, या फिर मान लेते हैं 3 चार्जेस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, से चार्ज Q1, चार्ज Q2 एंड लेट्स से दिस इज चार्ज Q0। तो इस तरीके से हमने 3 चार्ज ले लिया है। अगर आपसे कोई कहे कि द होल सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फोर्सेस लगते हैं वो हर डायरेक्शन में क्या होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। या आप एक तरीके से कह सकते हो कि अगर Q1 पर कोई एक सर्टन क्वांटिटी या अमाउंट का फोर्स निगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो उतना ही फोर्स यहाँ उसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी लगेगा। वैसे ही Q0 के लिए भी होगा, Q2 के लिए भी होगा।
फोर्स चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे और इक्वल मैग्नीट्यूड के लगेंगे, तब जाके ये जो पूरा सिस्टम होगा ये कैसे रहेगा, स्टेबल रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। नाउ फॉर एग्जांपल मान लो इस क्यू नॉट चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, ओनली क्यू नॉट चार्ज, ठीक, बाकी तो मैं मिटा देता हूँ। इफ आई से चार्ज क्यू नॉट इज इन इक्विलिब्रियम, चलेगा। अब ध्यान से समझो, ये तब इक्विलिब्रियम में आएगा जब लेट से यहां पर जो Q1 चार्ज है उसे मैं निगेटिव मानकर चल रहा हूं और Q0 जो है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली Q1 के कारण Q0 पर कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो Q1 चाहेगा कि Q0 को अपनी ओर खींच ले, तो मैं यहां पर एक फोर्स ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं एंड दिस फोर्स आई एम राइटिंग दिस एज F01, F01, ठीक। और एक यहां पर दूसरा चार्ज है, मान लो Q2, वो भी निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, Q2 वाला चार्ज Q0 को अपनी ओर खींचेगा, तो यहां इसने अपनी ओर ऐसे खींच लिया, अट्रैक्टिव फोर्स लगाया, तो दिस इज एक्चुअली F acting on 0 because of 2. Now when I say Q0 is in equilibrium, तो हम यहां पर कहेंगे समेशन ऑफ फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन। अब यहां पर सारे फोर्सेस एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूं समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक डायरेक्शन वुड बी 0, किसके लिए, Q0 के लिए। तो समेशन ऑफ फोर्सेस में क्या होगा, F एक्टिंग ऑन 0 बिकॉज ऑफ 1 प्लस F एक्टिंग ऑन 0 बिकॉज ऑफ 2, दैट वुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक वे है राइटिंग का। दूसरा आपको ये भी याद रखना है, अगर मैं लिख रहा हूं ना कि Q0 इक्विलिब्रियम में है, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या दिखाए थे, दो फोर्सेस दो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड वाइज आई कैन राइट F01 इज एग्जैक्टली इक्वल टू F02, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात चल रही है तो, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, तभी इनके डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण Q0 इक्विलिब्रियम में आएगा। आगे एग्जांपल है तो वहां पर हम इसको समझ लेंगे। अब हमें क्या करना है, कुछ एग्जांपल सॉल्व करने हैं। तो ये जो एग्जांपल नंबर 10.4 है ये थोड़ा सा लेंदी है, इससे जो छोटे छोटे सिंपल एग्जाम्पल है पहले उसकी तरफ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन हमें दिया है, क्या दिया है, अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्ज कैपिटल Q. Show that the system of three charges will be in equilibrium if small q is equal to माइनस कैपिटल Q by 4। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल q की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर ये वैल्यू माइनस Q by 4 आती है, कब, जब हम मान लेंगे कि हमारी सिस्टम कैसी है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो जो गिवन डेटा है उसे हम प्लॉट कर लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज अ कैपिटल Q चार्ज, ओके। यहाँ से कुछ दूरी पर एट डिस्टेंस से r डिस्टेंस पर मैं एक दूसरा चार्ज ले रहा हूँ कैपिटल Q, दोनों ही इक्वल चार्जेस है, हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। फिर उनके बीच में उन्होंने बोला है कि स्मॉल q चार्ज को हम रखेंगे एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस टू चार्जेस। अगर टोटल डिस्टेंस बेटा r है, if total distance is r, then distance between this capital Q charge and small q charge would be r by 2. So ये हो गया r by 2 and this would also be r by 2. अब हमें confusion हो सकता है in between these two charges, तो हम क्या करते हैं, इन्हें या तो कुछ suffix से represent करेंगे या position से represent करेंगे। तो मैं suffix यूज करता हूँ Q1 और Q2, हालांकि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ही सेम है। चलो अब देखो, जब भी बोलते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब होता है कि जो पहला चार्ज है या दूसरा या तीसरा, कितने भी चार्ज रहने दो, हर चार्ज पे जो फोर्स लगेंगे वो बैलेंस्ड रहेंगे। तो Q1 पे जो फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा उतना ही फोर्स Q1 पे लगेगा इन द राइट डायरेक्शन। वैसे ही स्मॉल q के लिए भी होगा और वैसे ही कैपिटल Q के लिए भी होगा। तो ये सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में है। तो फर्स्ट चार्ज जब इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो जैसे मैं कंडीशन ड्रॉ करके दिखाता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम की तरह, ये है हमारा कैपिटल Q1 चार्ज, ओके। तो उस पर एक फोर्स लगेगा जो लेफ्ट डायरेक्शन में रहेगा। अब बताओ मुझे, लेफ्ट डायरेक्शन में जाने वाला जो फोर्स है,
यहाँ डेफिनेटली वो Q2 के कारण लगेगा। क्यों? क्योंकि Q1 और Q2 दोनों ही चार्जेस कैपिटल Q चार्जेस है और दोनों ही अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव है तो दे विल बी अप्लाइंग रिपल्सिव फोर्स इवन इफ सपोज दे आर कंसिडर्ड टू बी निगेटिव, इवन इन दैट केस ऑल्सो दे विल बी एक्सपीरियंसिंग और एक्सर्टिंग रिपल्सिव फोर्स। तो Q1 पर जो रिपल्सिव फोर्स आएगा लेफ्ट की तरफ वो किसके कारण आएगा? Q2 के कारण आएगा। सो आई एम सिंपली ड्रॉइंग दिस फोर्स एज लाइक दिस। So let's say this is the force acting on 1 because of 2। अब ये तो हो गया लेफ्ट की तरफ जाने वाला फोर्स। अब कोई तो फोर्स होगा जो उसको राइट डायरेक्शन में भी लगना चाहिए, तो यहाँ पर जो राइट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स होगा अब वो किसके कारण आएगा? स्मॉल क्यू चार्ज के कारण आएगा। तो उस समय हम बोल सकते हैं कि भैया फोर्स acting on charge 1 because of small q will have equal magnitude as that of F12। ठीक, वैसे ही अगर सेकंड सिस्टम की बात करें तो सेकंड सिस्टम में मैं सेंटर में ले रहा हूं हमारा स्मॉल क्यू चार्ज, तो यहाँ पर भी दो फोर्सेस लगेंगे, एक होगा लेफ्ट की तरफ, दूसरा होगा राइट की तरफ। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, अगर थोड़ी देर के लिए मैं मानूं कि Q1 और Q2 क्या है भैया? दोनों पॉजिटिव चार्ज है और हमारा स्मॉल q भी अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा? Q1 जो है वो इस स्मॉल q पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और Q2 भी स्मॉल q पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे और जो हमारा स्मॉल q चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ऐसे भी हो सकता है कि स्मॉल q जो है वो पॉजिटिव है और Q1 Q2 क्या है? निगेटिव है। इस केस में स्मॉल q पर टूवर्ड्स द लेफ्ट फोर्स लगाएगा Q1 और स्मॉल q पर टूवर्ड्स द राइट फोर्स लगाएगा Q2। उस भी केस में दोनों ही फोर्सेस कैसे होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, तो वो भी बैलेंस होगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है फिलहाल तो मैंने आउटवर्ड निकाली है, इनवर्ड भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि भैया चार्ज कौन सा है। तो फिलहाल इसको ऐसे ही रख के छोड़ देते हैं, बट इतना याद रखे दिस फोर्स विल बी से फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल q बिकॉज ऑफ, अगर ये 1 है तो दिस वुड बी फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल q बिकॉज ऑफ 2 रहेगा। अगर आप इसको Q1 लिखोगे तो ये हो जाएगा Q2। ठीक, चल थर्ड कैसा होगा? तो फिर से फ्री बॉडी डायग्राम में दैट इज माय कैपिटल Q चार्ज जो सेकंड पोजीशन पे है ना, तो इसको Q2 लिखेंगे। इस पर एक डेफिनेटली रिपल्सिव फोर्स आएगा, दैट वुड बी फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बिकॉज ऑफ चार्ज 1। ये जो है ना कैपिटल Q1 चार्ज, ये हमें ये इक्वल चार्ज है एज दैट ऑफ Q2, तो हमेशा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अब बचता है स्मॉल q के कारण जो Q2 पर फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट टू दैट ऑफ F21 होगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ F2 स्मॉल q। ठीक, अभी हम क्या कर लेते हैं, सिस्टम 1 को ही रेफरेंस मानकर सॉल्व कर लेते हैं। नाउ एज वी से सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर जो Q1 चार्ज है उसको भी हम इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं। सो लेट Q1 इज इन इक्विलिब्रियम। अगर Q1 इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस होंगे उनका समेशन क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो भैया कौन से फोर्स लग रहे हैं? दो फोर्स लग रहे हैं, F12 एंड F1Q। आई एम राइटिंग दिस एज F12 प्लस F1Q, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब F12 होगा K टाइम्स ऑफ कैपिटल Q1। अब कैपिटल Q1 का जो वैल्यू है वो तो सिर्फ Q है और कैपिटल Q2 की भी वैल्यू Q है, तो मैंने लिखा है K कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय, इन दो चार्ज के बीच में भैया डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r, तो दैट इज स्मॉल r का स्क्वायर प्लस K। अब हमें पता नहीं है फिलहाल कि ये जो स्मॉल q है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो जैसा है वैसे रख लेते हैं। सो K इंटू, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ कैपिटल Q मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल q डिवाइडेड बाय, कितना डिस्टेंस है भैया दोनों में? r/2 का डिस्टेंस है। सो आई एम राइटिंग दिस एज r/2 का होल स्क्वायर एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा K टाइम्स ऑफ कैपिटल Q का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस दिस वुड बी K टाइम्स ऑफ कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r/2 का होल स्क्वायर था, तो r स्क्वायर डिवाइड बाय 4 है, तो ये 4 ऊपर चला गया एंड दैट वुड बी इक्वल टू 0। तो एक काम कर लेते हैं, K Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इधर ही रखेंगे और ये जो टर्म थी ना 4 टाइम्स ऑफ K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर, इसे मैं राइट में शिफ्ट कर देता हूँ। सो दैट बिकम -4 टाइम्स ऑफ K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r का स्क्वायर। तो देखो r स्क्वायर कैंसिल हो गया, K भी कैंसिल हो गया, एक कैपिटल Q इस Q स्क्वायर से
कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे के पास बचा है कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 4 इंटू स्मॉल q, सो आई कैन सिंपली राइट दिस एज स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन 4 और माइनस साइन जो है शिफ्ट कर लेंगे। सो इस तरीके से हमने पता किया है कि स्मॉल q की वैल्यू अगर माइनस ऑफ कैपिटल Q बाय 4 है तो ही जो मेरी सिस्टम है वो कैसी रहेगी, इक्विलिब्रियम में। यू कैन डू द सेम फॉर ऑल ऑफ दिस। अब जैसे मैंने 1 के लिए करके दिखाया, आप 2 और 3 के लिए भी करके देख सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में ऐसा बोल दिया तो ध्यान रखना सारे के सारे जो चार्जेस होंगे वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, उन पर लगने वाले जो फोर्सेस है वो बैलेंस्ड है, चलेगा। अब हम लौट कर आते हैं हमारे इस पहले न्यूमेरिकल पर, पहले प्रॉब्लम पर। यहाँ जो प्रॉब्लम है ना थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो समझ लेते हैं। क्या बोला है, 3 charges of 2 microcoulomb, 3 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed at point A, B, C respectively as shown in figure. Determine the force on A due to other charges. तो यहाँ पर A, B, C उनके रिस्पेक्टिव चार्जेस उन्होंने देकर रखे हैं और सारे के सारे चार्जेस अगर आप देखो तो पॉजिटिव चार्जेस है। अब होगा क्या, ए पोजीशन पर और बी पोजीशन पर जो चार्जेस है इनके बीच में एक फोर्स होगा और वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। तो बी के कारण ए पर जो फोर्स आएगा वो रिपल्सिव फोर्स है, तो ए को दूर धकेलेगा, इसलिए जो उन्होंने फोर्स की डायरेक्शन डायग्राम में निकाल कर दिखाई है वो इस तरीके से टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस दिखाई है। फिर आते हैं सी पर। अब सी जो है ये अपना एक इंडिविजुअल चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 माइक्रोकूलम। ये क्या करेगा, सी वाला जो चार्ज है वो इस ई वाले चार्ज को ऐसा ऊपर की दिशा में इस लाइन ऑफ एक्शन पे, ऐसे लाइन ऑफ एक्शन में रिपेल करने की कोशिश करेगा। इसलिए उन्होंने एफ ऑफ ए सी जो है वो ऐसे पर्टिकुलरली ड्रॉ करके दिखाया है। आई होप इतना आपको समझ में आया हो। फिर उन्होंने बोला है कि ये जो दो फोर्सेस इस पर एक्ट करेंगे, इंडिविजुअल फोर्सेस, इनके कारण ए पॉइंट पर हमें एक रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। ऐसे होता है ना, कोई अगर मेरे पास इस तरीके से बॉल है जिसे मैं एक्स डायरेक्शन में मान लीजिए 10 न्यूटन से पुश कर रहा हूँ और उसी समय मान लीजिए वाई डायरेक्शन पर से 6 न्यूटन से पुश कर रहा हूँ, तो हमारी जो बॉल है वो ना तो पूरी वर्टिकली ऊपर जाएगी ना ही हॉरिजॉन्टली डायरेक्टली आगे जाएगी, वो कहीं तो इस डायरेक्शन में मूव होगी। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास दो फोर्स का, ये जो 6 न्यूटन और 10 न्यूटन है, इसके कारण एक रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है और रिजल्टेंट फोर्स के कारण जो बॉल थी वो एक उस रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में मूव हुई है। तो यहाँ पर भी ऐसे होगा, एफ ऑफ ए बी और एफ ऑफ ए सी को हम कैलकुलेट करेंगे और फिर इनके कारण एक रिजल्टेंट फोर्स ए पर कैलकुलेट करेंगे और उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ना हमें वेक्टर के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। वेक्टर में आपको पता है अगर किसी पॉइंट पर दो मैं वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, सो से दिस इज माई वेक्टर पी एंड लेट से दिस इज माई वेक्टर क्यू, ठीक है भैया। इस तरीके से हमारे पास दो वेक्टर है, तो इन दो वेक्टर के कारण जब कोई रिजल्टेंट वेक्टर प्रोड्यूस होता था लाइक दिस, तो ये था हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर। अगर मान लो दोनों इनिशियल वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते थे, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाज इक्वल टू, इट वाज गिवन बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू कॉस थीटा, याद है आपको। और अगर डायरेक्शन फाइंड करना है तो किसी एक वेक्टर से हम डायरेक्शन फाइंड करते थे, जो आपका सेकंड चैप्टर है ना मैथमेटिकल मेथड्स 11th में, वहां पर ये कॉन्सेप्ट दिया है। अगर मान लो एंगल है अल्फा, सो अल्फा विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर दैट इज वेक्टर पी, तो हम ऐसे फाइंड करते थे कि जो tan ऑफ अल्फा होगा, tan ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू, हमें यहाँ पर समझना है अगर मैं अल्फा पी से ले रहा हूँ तो ऊपर पी नहीं आएगा, वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड आएगा, तो दैट वुड बी क्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा, और फिर यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बाकी ये चीजें जैसे कि वैसी। तो ये अल्फा जो है वो डायरेक्शन बताता है एंड आर शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, हमें एफ ए सी एफ ए बी कैलकुलेट कर लेना है, फिर हम इन दो पर्टिकुलर वेक्टर को एक रिजल्टेंट वेक्टर पर ड्रॉ करेंगे, मतलब यहाँ पर एक रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे फिर उसके डायरेक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब सबसे पहले आई एम फाइंडिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, तो एज पर कूलम्स लॉ फॉर्मूला होगा k टाइम्स ऑफ क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाय आर ए बी का डिस्टेंस उसका स्क्वायर।
नाउ इफ यू सी केयरफुली, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली ये जो हाइपोटेनियस है ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। हमें ये एक मैजिक ट्रायंगल पता है कि नहीं, इस तरीके से। तो ये होता है, सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके जो दो साइड्स है उनका अगर रेशियो या प्रोपोर्शन कुछ इस तरीके से है 3:4, तो ऑटोमेटिकली हाइपोटेनियस हो जाता है 5। और इस ट्रायंगल की खासियत ये है कि ये जो 3 डायमेंशन वाली साइड्स है, इसके अपोजिट वाला जो एंगल है वो छोटा एंगल होता है, विच इज एक्चुअली 37 डिग्री, और 4 के अपोजिट वाला होता है 53 डिग्री। तो चाहो तो यहाँ पर आप साइन 37, कॉस 37, टैन, कॉट कुछ भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें सारे जो साइड्स है उनके डायमेंशंस पता होते हैं। ठीक है, तो चलो अब लौट कर आते हैं एंड लेट्स फाइंड फोर्स ए बी। तो मैग्नीट्यूड वाइज एफ ए बी वुड बी k टाइम्स ऑफ व्हाट इज क्यू ए, हाउ मच इज क्यू ए, देखो क्यू ए इज +2 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो कूलम को हम पहले कूलम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, अच्छा क्यू बी कितना दिया है भैया, 3 माइक्रो कूलम, दैट इज 3 इंटू 10⁻6 कूलम, डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, द डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर, सो दैट इज 4 इंटू 10⁻2 का 4 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एफ ए बी। तो F इज इक्वल टू, अब K की वैल्यू कितनी होती है, तो हमें पता है K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10⁻4। ठीक है, तो दिस इज माई एफ ए बी। तो एफ ए बी कितना आया, दैट इज 3 इंटू 2 इज 6, तो 9 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻4, ऊपर चला गया, +4 दैट इज 10⁻13, एंड दिस इज 10⁻12 डिवाइडेड बाय 16, दिस इज 54 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10⁻1, दैट इज 540 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ 540 डिवाइडेड बाय 16 न्यूटन। चलेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 540 डिवाइडेड बाय 16, 4 इंटू 16 इंटू 3 48, दिस इज अगेन 60, अगेन 3 48, what we get is 12, then point here it is 0 7 112, इसको छोड़ देंगे, आंसर इज 33.7। तो यहाँ एफ ए बी को मैं लिख लेता हूँ ऐसे, तो यहाँ एफ ए बी को मैं थोड़ा सा ऐसे ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कितना आया भैया हमारा, ई बी इज इक्वल टू 33.7 न्यूटन। चलेगा, अब सेकंड एफ ए सी फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पर फोर्स एक्टिंग ऑन ए बिकॉज ऑफ सी, तो डिस्टेंस पता है 5 सेंटीमीटर दिया है, और चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी पता है 2 इंटू 4 माइक्रो कूलम। सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग दिस एज के इंटू क्यू सी अपॉन आर ए सी का स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू ए कितना है, इट इज़ 2 माइक्रो कूलम, क्यू सी इज़ 4 माइक्रो कूलम, एंड डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 10⁻12 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻2 उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 9 72 इंटू दिस इज 10⁻, देखो 9 दैट इज -3, यस, डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻4, ऊपर चला गया +4, दैट इज 720 डिवाइडेड बाय 25। तो एक काम करो, 720 को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 25 इंटू 2 दैट इज 50, दिस वुड बी 22, अगेन 0, देन 25 इंटू 8, सो ये कितना हो जाएगा 200, अगेन 20.0, अगेन 8, सो 28.8 न्यूटन, सो दिस इज 28.8 न्यूटन
फोर्स एक्टिंग ऑन ए बिकॉज ऑफ सी। हो गया। चलो अब देखो इनका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे। अब देखो रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड होगा, तो यहां पर इस ट्रायंगल पर देखो आप, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर एफ ए सी और एफ ए बी लगा रहे हैं, इसने एंगल बनाया है थीटा विथ रिस्पेक्ट टू बी और सी के साथ। ठीक, अब ये थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सो इफ यू क्लोजली लुक एट दिस ट्रायंगल, ये जो 3 सेंटीमीटर वाली साइड है इसके अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री। तो क्या मैं एफ ए सी और एफ ए बी इनके बीच का भी एंगल 37 डिग्री बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम निकालूं एंड दिस इज पॉइंट ए, यहां पर दो फोर्सेस लगे, दिस वॉज फोर्स ए बी, दिस वॉज माई फोर्स ए सी, दिस वॉज फोर्स ए सी, और इनके बीच का एंगल कितना है भैया? 37 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी ऐसे ही आएगा। यस, दैट वुड बी माई रिजल्टेंट एफ ऑफ आर। तो एफ ऑफ आर कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ आर वुड बी अंडर रूट ऑफ एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ए बी इंटू एफ ए सी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो हमें पता है कॉस थीटा डायरेक्टली 37 डिग्री ले लेना है। सो आई कैन राइट एफ ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हाउ मच इज एफ ए बी? दैट वॉज 33.7 उसका स्क्वायर प्लस दिस इज 28.8 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 33.7 इंटू 28.8 इंटू कॉस ऑफ 37। अब देखो cos 37 की वैल्यू क्या होगी? cos ऑफ 37 इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट इज 4, हाइपोटेनियस इज 5, सो दैट इज 4/5। ठीक, तो आई एम राइटिंग दिस एफ ऑफ आर इज इक्वल टू, चलो 33.7 का स्क्वायर कितना होगा? तो मैं क्या कर लेता हूँ, डायरेक्टली कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू पुटअप कर लेता हूँ, अदरवाइज ये जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा लेंदी होते जाएगा। ठीक, आप क्या करो, आप अपने एंड पर इसको इंडिविजुअली सॉल्व करके लिखो। सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग 33.7 स्क्वायर वुड बी 1135.7 प्लस 28.8 का स्क्वायर 829.5 प्लस ये जो बचा है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1552.9। ठीक, चलो इसको ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा भैया 3518, ठीक है, 0.1, एंड आई कैन डायरेक्टली राइट दिस एज 59.3 न्यूटन। तो ये वैल्यू होगी हमारे रिजल्टेंट फोर्स की। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चंस था ना, क्वेश्चन में हमें कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन तो हम अपने एंड पर लॉग टेबल से भी कर सकते हैं, बट हमारा जो समय है वो बचना चाहिए, इसलिए मैंने लॉग टेबल की हेल्प से नहीं किया है, डायरेक्टली आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तो सीईटी के जो क्वेश्चंस है उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके आगे जो सीईटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक 15-16 क्वेश्चन मैंने लिए हैं रिगार्डिंग कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, तो उनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है।